अपनी बहन की शादी मैंने अपने हाथों से की है, मैंने अपने बच्चों की तरह पाली है। मजलूम तो कोई पिसना नहीं चाहिए और जालिम छूटना नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। तगड़ी साजिश से काम हुआ, बिना साजिश से काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। सारे के सारे नंबर मुफ्ती साहब के मोबाइल से डिलीट कर दिए। घरवाली से उनकी बात हुई बाकायदा, मेरे सामने मेरे बराबर में गाड़ी में बैठकर। हल्का से कांटा किसी को चुभ जाए तो आदमी चीखता है, चिल्लाता है। इस वक्त मैं बागपत के गांगनौली गांव में मौजूद हूं। जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पे एक मस्जिद है। इस मस्जिद के ऊपर एक कमरा बना हुआ है जिसमें मुफ्ती साहब अपने बच्चों के साथ में रहते थे। तो दोपहर के टाइम किसी ने खबर दी कि मुफ्ती साहब की पत्नी और दोनों बच्चों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं गांव के, इनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से ये मामला उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, आप महल्ले में रहते हो? कहाँ पे रहते हो? जहाँ का ये मुफ्ती साहब है वहाँ के हैं, गाँव सुन्ना। सुन्ना से यहाँ पे आया आप? हाँ, पता लेने आए, भतीजा है ये। कब से रहते थे यहाँ पे? ये ना तो कई साल हो गए यहाँ, 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल के आसपास हो चुके हैं आप। हाँ जी। तो किस तरीके से आपको पता चला कि यहाँ पे इस तरीके हमें तो ये पता चला जी, जोहर की नमाज पढ़ के आए मस्जिद से, नुक पता लगा नु को उनकी तो 3 नुक, तो हम तो जी भी गाड़ी लेकर भाग के चले आए। फिर हमने कुछ देखा। अपने साले के पास जा रहा था मैं, तो वहाँ से जैसे फोन गया, वहाँ से सुनने में घटना होगी। घटना होने के बाद हम तुरंत भाग, तुरंत हाथ के हाथ। अब यहाँ आने के बाद में मैं पुलिस वाले ने रोका, ऊपर मत जाओ बिल्कुल भी। मगर हम जाके, हमारे परिवार का मसला है। हम जैसे ऊपर गए तो मैं लाश को देखने नहीं था बिल्कुल भी, बॉडी को। वहाँ पर पुलिस वालों ने बिल्कुल मना कर दिया अंदर जाने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद में हमने कहा, मगर आप सर एक बात बताइए, बिल्कुल इतने इसका मालिक ना जा, इन बच्चों के इतने ना बिल्कुल भी यहाँ से मत ले जाना कहीं से कहीं तक भी। उन्हें हमें साइड करने के बाद में हमने गेट ही बंद कर दिया यहाँ से। धक्का मुक्की भी हुई हमारी उनकी, पुलिस वालों की। मगर आप ले कैसे जा रहे हो आप इनको? कह लगे नहीं हम लेके जाएगा, आप साइड में हो जाओ एक दफ़े, अन्य सबको अंदर भर दे के नाम ले, जितने भी आप यहाँ खड़े हो। तो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसी के हिसाब से पुलिस काम करती है। तो इसमें आपको किसी के होने का शक है, क्या है कोई इस तरीके? साजिश है जी, बहुत तगड़ी का नाम लेकर, बहुत तगड़ी साजिश से काम हुआ, बिना साजिश से काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। उसका कॉल आया हमारे पे, यहाँ से कॉल गया नदीम का। उसने बोला कि भाई छत गिर गई। हम तो छत गिरी में चोट चाट लगी, तो इसलिए हम भागे वहाँ से घर से एकदम। फिर यहाँ पे आके पता लगा कि या तो और ही कुछ हो रहा है मामला। मुफ्ती साहब जब यहाँ से तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से निकले, और यहाँ से निकलने के बाद बिराल मेरे पास में पहुँचे। बिराल पहुँचने के बाद मैंने बाइक से लेकर कांदले पहुँचे। कांदले से हम देवबंद गए। देवबंद से जब हम आने लगे, बाकायदा बुढ़ाने से आगे पहुंचकर घरवाली से उनकी बात हुई बाकायदा, मेरे सामने मेरे बराबर में गाड़ी में बैठकर। बच्ची की भी एक ऑडियो है, बच्ची ने भी तकरीबन बुढ़ाने जाने के बाद उनके अपने कुछ कहा, अपने अब्बू को मेरे जो लेक सामान लेकर आना कुछ कहा। जब यहाँ आ गए, उन्हें ऊपर ले गए, उनसे ही बातचीत हुई क्या हुई। और जब उनका मोबाइल ऊपर लिया, बाकायदा हम भी एक जाने के इरादा था, ऊपर गए। किसी ने उनके मोबाइल से सारे के सारे नंबर डिलीट कर दिए। सारे के सारे नंबर मुफ्ती साहब के मोबाइल से डिलीट कर दिए। तो कौन थे जिन्होंने नंबर डिलीट किए? नंबर किसने डिलीट किए? आप जानते हो उसको? वो शायद कि मैं तो नहीं जानता हूँ, जो बतला रहे हैं कि चौकीदार थे यहाँ के, क्या नाम था। तो मोबाइल तो उनके पास ही होगा ना मुफ्ती साहब? मोबाइल उनके पास में ही है। नंबर डिलीट कैसे हो गए? नंबर डिलीट उस लड़के ने करी जो यहाँ का वो चौकीदार मानने जाता है। तो उस वक्त आप यहाँ मौजूद थे? ऊपर लेकर गए। आप लोग यहाँ पे थे जैसे, तो क्या मामला हुआ है भाई? कुछ ना कुछ तो किसी ने देखा होगा, उतरते हुए, चढ़ते हुए। सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए, बहुत सारी चीजें हैं ना यहाँ पे। तो बात तो असल में भाई तो गांव के बस्ती के बताएंगे, हम तो मेहमान हैं, हम तो रिश्तेदार हैं उनके, हम तो बाद में आए। बाकी जो बात मुफ्ती साहब ने बताई, ये बात सोच के विचार की बात है। भाई किसी आदमी का आप फ़ोन लेकर नंबर आप काट रहे हो, आप क्या मतलब है नंबर काटने का? मुफ्ती साहब का नंबर लिया किसी आदमी ने, वो तो वही बताएगा कौन था साथ में। पहली बात तो ये है कि जब मुफ्ती साहब के साथ में एक आदमी था, तो पहले सुनने से या कोई लोने से उनके रिश्तेदार कोई होता, तीसरा आदमी साथ में होता। सिर्फ गांव का कोई आदमी था या मुफ्ती साहब, 2 आदमी थे। इतना बड़ा मैटर है, ये सिर्फ 2 आदमी से हल नहीं हो सकता, ये सबका पूरी कौम का मैटर है। मुफ्ती साहब आते या गांव के कोई और जिम्मेदार मुतवल्ली मस्जिद के होते या गांव के प्रधान होते या सुनने से आदमी आते, तो जब बातचीत होती। मुफ्ती साहब नहीं आए और जब जिम्मेदार नहीं आए, सिर्फ 2 आदमी ने उनका फ़ोन लेकर के नंबर डिलीट कर दिया। ये सोच विचार की बात है। हमको इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ की सख्त ज़रूरत है। आपकी छोटी बहन थी ये, तो कब बातचीत हुई थी आपकी इनसे? मेरी कल बात हुई थी,
उसके बाद मेरी बात नहीं हुई है। अब से पहले कोई किसी तरीके का कोई अंदेशा, लड़ाई झगड़े का कुछ बताया हो इस तरीके से, जैसे मान लिया आमतौर से? वो कभी भी, हमने अपनी दोनों बहनों को ये समझा रखा है, तुम्हें हमेशा अपने शोहर की, सास ससुर की, ससुराल वालों की इज्जत करनी है। अगर तुम्हारे सामने वो हमें गाली दे, तुम उनकी हिमायत करना, हमारी तरफदारी मत करना। हमने अपनी दोनों बहनों को कह रखा है, एक कसीर में है। और जब मैं ज़्यादा था, उसकी सास से कहता था, मैंने कहा ये कुछ खिदमत भी करती है कभी, मैंने कहा तुम इनकी खिदमत क्यों नहीं करती? तो कभी ऐसी बात, हमने कभी ऐसा मौका नहीं दिया है। बहरहाल हम ये चाहेंगे, हमारे 3 बच्चों का कत्ल हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरी बहन का कत्ल ना होता, पोस्टमार्टम के लिए न जाती, कत्ल ना होता, हम जिंदगी भर सारे नखरे बर्दाश्त करते, लेकिन कत्ल हो गया। किसने किया अभी हमें मालूम नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। मजलूम तो कोई पिसना नहीं चाहिए और जालिम छूटना नहीं चाहिए। क्या गुजरी आपके दिल पे 3 मौत हो जाना, जिसमें कि छोटी बहन तो वाकई मैंने अपने बच्चों की तरह पाली है। अपनी बहन की शादी मैंने अपने हाथों से की है। मेरी बड़ी बहन ने, ताऊ की लड़की ने, जो उसी गांव में हाजी आशिक इलाही के यहाँ मोमिना, उसने मुझसे कहा भाई 6 बहनों की शादी में इतना खर्च नहीं हुआ जितना तूने ये खर्च किया है। तो मैं जानता हूँ मैंने किस तरीके से अपनी बहन को पाला है। मेरी वालदा थी, ये मेरे वालिद साहब है, लेकिन घर में फाइनल फैसला मेरा ही होता है। अभी ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मुफ्ती साहब के पास पढ़ते हैं, इनमें कुछ बच्चे हिफ्ज़ के हैं। वे दिन में भी यहीं रहते हैं और रात में भी यहीं रहते हैं। स्कूल दोपहर में भी पढ़ाई होती है। जैसे स्कूल का टाइम हो, बच्चे स्कूल में जाते हैं, वरना अवर टाइम इनका यहीं रहता है। तो तकरीबन रिहान है उस बच्चे का नाम, सुबहान। उस बच्चे ने अभी मुझे ऊपर बतलाया कि तकरीबन 1:30 बजे जैसे अजान हुई ज़ोर की, तो बाजी ने, यानी मरहुमा ने, उन बच्चों से कहा बेटा जाओ खाना खा के आ जाओ। इन बच्चों की टाइमिंग यही बना रखी थी मुफ्ती साहब ने खाना खाने की, कि जैसे अजान हुई ज़ोर की और ये खाना खा के आधे घंटे में आ गए, नमाज़ पढ़ी, फिर पढ़ने बैठ गए। तो ये बच्चे सारे के सारे जो है खाना खाने के लिए चले गए और 2:41 पे मुफ्ती साहब के पास फ़ोन आया। वो भी किसी बच्चे ने ही किया। 2:41 पे इस हादसे की खबर दी मुफ्ती साहब को। उस टाइम मुफ्ती साहब हमारे साथ में ही थे। 2:41 पे तो गोया कि 1:30 बजे तक ये मामला बिल्कुल ठीक है। 1:30 बजे के बाद में ये हादसा हुआ। मैं भी बाहरी था, उनके साथ में थे आप? मैं देवबंद था और मुफ्ती इब्राहिम वो भी साथ में थे, वो भी देवबंदी थे। और 10 बज के तकरीबन 11 पे मुफ्ती इब्राहिम की जो बच्ची है उसने ऑडियो भी डाली खिलौने की। मेला लगा तो उसमें से खिलौना लाया हो कोई बच्चा, छोटी सी बंदूक से जाते हैं प्लास्टिक की। तो रिहान नाम का कोई बच्चा है, वो लेके गया होगा। अच्छा, आप इसी गांव के हो? नहीं, मैं आप बाहर से हो? सुनने से हूँ मैं। तो मुफ्ती इब्राहिम साहब की जो बच्ची है बड़ी, उसकी ऑडियो आई, अकब्बू ये हमारी जो बंदूक है खिलौना, इसको रिहान उठा के ले गया था हमारे खिलौने को, इस वाली बंदूक को। और उसने व्हाट्सएप भी करी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजी है वो कि इस तरीके की लेके आना है कुछ इस तरीके से? ये 10 बज के तकरीबन 11 पर जो है उस बच्ची ने ये व्हाट्सएप किया और ऑडियो भेजी। इतना कुछ मामला होने के बाद किसी गांव वाले को इस चीज़ की खबर नहीं चली? खबर का इल्म नहीं किसी भी गांव वाले ने? अफसोस की बात यही है कि इतना बड़ा कांड हो गया है और इतना बड़ा ज़ख्म हो गया है हमें। 2 मासूम बच्चे हैं और एक हमारी वो छोटी भाभी है। हमारा घर उजड़ गया है। मतलब महल्ले में, पड़ोस में किसी को इसकी खबर ही नहीं हुई है। हल्का सा कांटा किसी को चुभ जाए तो आदमी चीखता है, चिल्लाता है। और मर्डर इतना आसान काम नहीं है। और मैं समझता हूँ एक आदमी भी इस काम को कर नहीं सकता है जल्दी से। ये तो जिसने भी काम किया ये सोते हुए कर दिया। मगर जैसे बच्चों को बयान है कि 1:30 बजे और उसके बाद बच्चे गए हैं और वो भी उठी हुई थी, तो मुमकिन है कोई नमाज की तैयारी करेगी। वो हमारे गांव में जितने भी आलिम है उनमें सबसे ज़्यादा नेक खातून थी ये, जो मरहूम है, जो मुफ्ती साहब की बीवी थी। और जो मुफ्ती साहब ने भी बयान दिया है, उनके बड़े भाई ने, उन्होंने इस बच्ची को पढ़ाया था। सबसे ज़्यादा नेक खातून थी ये। मुफ्ती साहब अब से पहले इमामत जो है लोनी कर रहे थे, किसी बात की वजह से वहाँ से हटे। तो मुफ्ती इब्राहिम साहब की अहलिया जो मरहूम है, उसी की वजह से दोबारा इमामत मिली उनको। औरतों ने कहा कि नहीं, उन्हीं मुफ्ती साहब को लाओ, उनकी अहलिया ने बहुत मेहनत की है, कुछ बच्चों को सिलाई सिखाई है। तो नेक खातून थी मुफ्ती इब्राहिम की अहलिया की। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हमने सुना भी नहीं।